हेलो फ्रेंड्स, आज हम एक नए एपिसोड में हैं यादों के झरोखों से। आपको याद ही होगा पिछला जो लास्ट एपिसोड था उसमें हमने लखनऊ में पापा की जो भी प्राइमरी एजुकेशन, इनफॉर्मल एजुकेशन को स्टार्ट किया था। जो भी लखनऊ के जो अंदाज थे और जो पापा ने बताया तालीम वगैरह जो थी उससे हमने स्टार्ट किया था। हम उसी प्राइमरी एजुकेशन को लेकर अभी स्टार्ट करते हैं और उसको कंटिन्यूटी में लेके चलते हैं। हाँ, तो इस बात को बताने से पहले एक तो थोड़ा सा मैं हमारी परिवार के बारे में थोड़ी सी बात भी बताना चाहूँगा कि सुबह सुबह जैसे नानी बहुत भक्ति भावना बहुत रखती थी और देवी की उपासक थी हमारी नानी। सुबह उठ करके 8 साढ़े 8 बजे तक स्नान करना और फिर भोजन बनाना, क्योंकि चाय वगैरह का तो कुछ होता ही नहीं था, और भोजन बनाने में वही सुबह का भोजन वही बनाती थी। सुबह सामान्यतः हम लोगों के यहाँ दाल, अरहर की दाल ज़्यादा बनती थी, चावल, चपाती। पर जो एक मुख्य बात कहना चाह रहा था वो ये है कि वो पूजा वहाँ चौके में वहीं जो कि वहीं था, आंगन में ही था, आंगन में ही चौका बना लेती थी और चौका बनाने के लिए एक कोयले से एक लाइन खींच लेती थी। उस चौके के बाहर ही से हमको भोजन अपना लेना होता था। अगर हम गलती से भी चौके के अंदर आ गए तो नानी ये मानती थी कि ये चौका जो है खराब हो गया जी। तो एक बार ऐसी घटना हुई जो मुझे अभी तक याद है। वो ऐसा हुआ कि नानी ने वो चौके में आने से पहले नानी नहा करके और सीधे केवल एक रेशमी वस्त्रों में आती थी, उसमें कोई वो कपड़े नहीं, रेशमी वस्त्रों से आती थी और बिना बोले भोजन बना लेती थी। जो भी कुछ है इशारे से करती थी। और चूल्हा होता था, लकड़ियों से भोजन बनता था। तो एक बार क्या हुआ कि जैसे नानी ने भोजन परोसा पर मैं अंदर, मेरा पैर पहुंच गया या अंदर मैंने हाथ मेरा चला गया, तो नानी बोली तो कुछ नहीं, पर नानी जो है, हम सब तो खाना खा चुके पर नानी ने खाना नहीं खाया और नानी दोबारा से नहाने चली गई और नहा करके दोबारा वो बनाने लगी। तो उतने में दो ढाई बज गए, जो कि सामान्यतः हम लोगों का उस समय के हिसाब से बहुत लेट था। तो मैं समझ नहीं पाया। फिर नानी जब बिस्तर में लेटी तब मैं नानी के पास गया और मैंने ये सवाल पूछा तो नानी ने कहा कि नहीं देख, मुन्ना मुझे बोलती थी, मुन्ना। सब लोग घर में मुझे मेरी नानी, मासी, मेरी मामी और मामा जी और दोनों मामा, सब लोग मुझे मुन्ना ही बोलते थे। घर में कोई सुरेश नाम से नहीं बोलता था। तो मेरी नानी ने मुझे बताया कि चूका तू अगर चौके में आ जाता है तो चौके में जो भोजन है वो झूठा हो जाता है और चौके में तुम आते हो तो उसके बजाय हम जो भी भोजन बनाते हैं, भोजन की जो सबसे पहली जो थाली होती है वो देवी जी को अर्पित की जाती है। इसलिए वो झूठा चौका हो जाने के बाद वो काम में हम नहीं ले सकते। और क्योंकि मैं भी वो रखती हूँ, जब तक कुछ भी नहीं खाती हूँ, तो क्योंकि चौका झूठा है तो मैं उसको प्रसाद को नहीं ले सकती, इसलिए मुझे तुम्हें दोबारा नहाना पड़ा। इसलिए कभी भी तुझे भी खाना लेना हो तो एक थाली मुझे प्लेट सरका दिया कर या मुझे बता दे तो मैं खुद ही समझ जाऊंगी और मैं खुद उसमें भोजन दे दूंगी। तब से मुझे समझ में आ गया कि सकरा या वो क्या होता है और नानी ही क्यों बनाती है, क्योंकि शाम का भोजन हमारी मामी बनाती है, क्योंकि सुबह का भोजन जो है वो कच्चा होता है और वो शुद्ध होता है और वो शुद्ध भोजन का ही प्रसाद लगता है। रात के भोजन का प्रसाद नहीं लगता और वो मामी भी बना सकती थी। और मामी जो बनाती है भोजन तो उसमें वो सामान्यतः उस समय पराठे बनाए जाते थे, पराठे और सब्जी बनाई जाती थी।
तो इस तरह से सुबह और शाम के भोजन का अंतर होता था, और ये अंतर मुझे उस समय ही समझ में आया, और यही बात मेरे आगे भी दिमाग में रही, और उसी हिसाब से हम चलते। अब मैं जैसा कि पहले बता ही रहा था कि मुझे उन्होंने, हमारे जो गुरुजी थे या उस्ताद जी जो थे, उन्होंने मुझे 12 खड़ी, मात्राएं, अंक गणित, हिंदी सारी गिनतियाँ, हिंदी की, अंग्रेजी की, ABCD, ये सब लगभग मुझे जहाँ तक याद है 9-10 महीने लगे होंगे। उस 9-10 महीने में मैं समझ गया, और उसके बाद मैं चंदा मामा आराम से धीरे धीरे टुकड़ों में पढ़ने लगा। और चंदा मामा पढ़ते पढ़ते मुझे हिंदी की जो साप्ताहिक हिंदुस्तान है उसके भी पन्ने पलटते, और जो उसके शीर्षक हैं वो देख करके मुझको समझ में आ गया कि क्या है और क्या शीर्षक है उसकी। अगर कोई मैं अर्थ नहीं जानता था तो मैं मेरी नानी से या खासकर बाबूजी से या मामा जी से मैं पूछ लेता था, वो मुझे समझा देते थे। तो इस तरह से मेरा ज्ञान, जो प्राइमरी एजुकेशन है, वो मेरी एक घर पर ही, वो उस्ताद जी के माध्यम से ही हुई। और उन्होंने बहुत सारी मुझे व्यावहारिक ज्ञान जो दिया, वो वैसे ज्ञान के वैसे जो शिक्षा है प्राइमरी हमारी, उसके बजाय वो बहुत ज़्यादा लाभकारी रहा कि किस तरह से हमें व्यवहार करना चाहिए, किस तरह किसी को जल भी देना है तो पानी भी हम कैसे पूछें, कैसे उनका वो करें, अभिवादन करें, किस तरह से हम सावधानी बरतें, हाँ किसी के घर भी जाते हैं तो कैसे हमारे मैनर्स होने चाहिए, जो कि मुख्य बात है। और वो सब उन्होंने बताई, और उन सबको मैंने हमेशा उनको पालने की कोशिश की। अब जैसा कि मैं बता ही रहा था कि मामा जी ने हमारे BA BT कर ली थी, और BA BT करके उन्होंने शायद 1950 में ही अग्रवाल कॉलेज था, अग्रवाल इंटर कॉलेज था वो, अग्रवाल इंटर कॉलेज में खासकर इंग्लिश और PT, क्योंकि उनका शौक हमेशा PT का रहा, और वो खुद भी फुटबॉल के भी प्लेयर थे और आउटसाइड एक्टिविटीज में भी शामिल होते थे, जैसे NCC वगैरह जो समय जो भी होती होगी, मुझे मालूम नहीं कि वो क्या थी, पर हाँ फिजिकल एजुकेशन उनका सब्जेक्ट था। और फिजिकल एक्टिविटीज में वो कॉलेज में जो इंटर कॉलेज था उसके स्टूडेंट्स को फिजिकल एक्टिविटीज में अपने को किस तरह रेगुलर होना चाहिए, कैसे खड़े होना चाहिए, कैसे परेड करनी चाहिए, और PT हमारी कैसी होनी चाहिए, ये सब वो बताते थे। तो ये मामा जी ने ये डिसाइड किया, मुझे बताया कि भाई अब मैं लगभग मैं एक बीच में एक घटना कहना भूल गया, मैं उसको दोबारा से उस बात को भी कहूँगा जो मेरे लिए बहुत ही मुख्य भी थी, कि 1950 में ही जब हमारी मामी जी काशीपुर गई, तो जैसा कि जाते ही हैं अपने पीहर जाती ही थी वो, पर अब की वो जब पीहर से आई तो हमारी मामी जी एक मिठाई लाती थी, बहुत अलग तरह की, बाला बाला कुछ कहते थे उस मिठाई का नाम, मैं उसको वर्णन नहीं कर सकता। वो पहाड़ की मिठाई थी, पर्वतीय क्षेत्रों में मिलती थी वो मिठाई। पर उसके साथ सबसे बड़ा उपहार वो मेरे लिए लाई कि जीतू जी, मतलब उनके बेटे का या मेरे भाई का भी जन्म काशीपुर से हो गया था, और वो काशीपुर से उसको लेकर के आए। तो पहली बार मैंने मेरे परिवार में, मेरे बाद जो छोटा बच्चा, जो मैं तो सबसे छोटा था, सब मुझको खिलाते थे, अब मुझे एक ऐसा अवसर मिला कि मैं उसको खिला सकता था, उसको गोद में बैठा सकता था, लिटा सकता था, उसको लोरी सुना के जैसे भी मैं गा सकता था, सुना करके थपकी दे के सुना सकता था। ये सब अब मैं एक तरह से बड़ा हो गया था, छोटे से मैं बड़ा हो गया था, वरना तो मैं सबसे छोटा मैं ही था, तो मुझे अलग अलग लगता था, मैं छोटा हूँ बाकी सब मुझसे बड़े, पर अब मैं बड़ा हो गया। तो इस तरह से जीतू जी के आने के बाद मेरे जीवन में बहुत परिवर्तन आया,
और जीतू जी के साथ मैं खेलने लगा। जीतू जी को खिलाना, उनके साथ खेलना, ये सब मुझे बहुत अच्छा लगता था। और उसमें खासकर मैं सुबह का टाइम और शाम के समय खेलता ही रहता था उनके साथ। अब हम 1951 के आसपास, जहां तक मुझे याद है, शायद जुलाई का महीना ही था कि मामा जी मुझे तैयार करके, उस समय कुर्ता और पजामा, ये खासकर लखनऊ में पहनने की ड्रेस होती थी, तो कुर्ता और पजामा पहन करके इस एडमिशन के लिए, एडमिशन कराने के लिए मुझे लेके गए। मुझे मालूम नहीं था कि एडमिशन कराने गए, पर वो मुझे साथ में लेके गए। तो जब वहाँ वो गए तो उनके जान पहचान के एक मित्र थे, उसका नाम था कान्यकुब्ज कॉलेज था असल में। कान्यकुब्ज ब्राह्मण एक कम्युनिटी होती है, कान्यकुब्ज कॉलेज था, उसका एक प्राइमरी सेक्शन था। उस प्राइमरी सेक्शन में मुझको उन्होंने एडमिट कराया। शायद वो 2-3 साल पहले ही खुला था, क्योंकि 1951 वाली एक तरह से भारत की वो शुरुआत ही थी आज़ादी के बाद। तो वहाँ जाकर के जब मुझे उन्होंने एडमिशन के लिए, तो उन्होंने पूछा मुझसे कि मेरे बारे में बात मुझसे पूछा, मैंने उनको बताया कि मैं इतना ये सब जानता हूँ, मुझे हिंदी की वर्णमाला याद है और अंग्रेजी का भी मैं लिख सकता हूँ। तो उन्होंने कहा कि इनको तीसरी क्लास में, पहली दूसरी की जरूरत नहीं है, जो तीसरी में ले गए। तीसरी में मैं गया, पर मैंने जैसे ही उन्होंने फिर वहाँ एक लब्बे जी थे, वो बहुत मोटे से थे और वो भी कुर्ता पजामा ही पहनते थे, शायद पंजाबी थे वो। तो उन्होंने मुझसे कुछ सवाल पूछे और सवाल पूछ के उन्होंने कहा कि नहीं इसको तीसरी में नहीं, ये तो चौथी के लायक है। क्योंकि उन्होंने मुझे किताब भी पढ़ने के लिए दी और मैंने उस किताब को भी पढ़ा। तो उन्होंने कहा कि नहीं, ये चौथी क्लास के लायक है, इसको चौथी क्लास में एडमिट करा सकते हैं। तो मुझे मामा जी लेके गए और फिर मुझे चौथी क्लास में उन्होंने मुझे 2-3-4 सवाल पूछे, मुझसे लिखवाया गया और लिख करके और उन्होंने मुझे चौथी क्लास में एडमिशन दे दिया। चौथी क्लास में एडमिशन का देने के बाद मैं वहाँ तख्ती ले जाना और वो ही सब होता था, क्योंकि उस समय एजुकेशन सिस्टम एक तरह से शुरू ही हुआ था, नई परंपराएं। तो बेसिक एजुकेशन में हम लोगों को एक तो तकली चलाना सिखाया, खासकर तकली वाले सूत काटना, उसमें हम रुई रखते थे और ऐसे करके गोल जैसे सिक्का होता है वैसा, और उसके ऊपर एक लोहे की वो होती थी और उसमें एक कांटा सा लगा होता था, तो उसमें हम सूत को फंसा देते थे, रुई को, और रुई को फंसा करके और तकली को जब नीचे घुमाते थे तो वो चारों तरफ घूमने से उसे वो मजबूती आती जाती थी और वो धीरे धीरे हम उसको बढ़ाते जाते थे और ऐसे बढ़ा करके फिर हम उसको गोले उसको बना करके रखते जाते। इस तरह हम लोगों ने सूत काटना सीखा। तो एक तो मुख्य बात जो नई थी अब मेरे लिए, सूत काटना, और दूसरा अंग्रेजी में मुझे जी-निब से उन्होंने 4 लाइन की कॉपी में सिखाया। अभी तक मुझे ऐसा आइडिया नहीं था, पर 4 लाइन की कॉपी में हमको जो बताया गया कि अंग्रेजी जो है वो वर्णमाला तो ठीक है, ABCD आपने सीख ली है, पर ये 4 तरह की है। एक तो रनिंग है, एक ऑर्नामेंटल है और एक खड़ी है, सिंपल खड़ी अंग्रेजी। तो इस तरह से 3-4 मुख्य बताई उन्होंने। तो वो चारों अंग्रेजी किस तरह से लिखी जाएंगी, जो 4 लाइन थी तो उसमें एक तो ऊपर की लाल लाइन होती थी, फिर सेकंड और थर्ड नीली लाइन होती थी। तो उसमें हमें अगर ऑर्नामेंटल लिखनी है तो वो तो फुल में आती थी, पर जो छोटी वाली आती थी वो बीच की उसमें आती थी, मतलब हम उसको केवल एक उसमें लेंगे, ब्लू लाइन, हाँ 2 ब्लू लाइन्स के बीच में ही लेंगे। तो इस तरह से हमारा वाई जो है वो नीचे तक आएगा, और इसी तरह अगर एल हम बनाते हैं तो ऊपर उसका वो आएगा, और जो भी
मतलब उसकी डिफरेंशिएशन सिखाया गया। तो वो एक तो बहुत अच्छा ज्ञान हुआ मुझे कि किस तरह से शब्दों को लिखा जाता है, क्योंकि अभी तक जो मैं लिखता था वो मेरे विचार से रॉ था, मैं ABCD लिख लेता था, परंतु उसकी क्या साइज होना चाहिए, अगर L है तो कहाँ तक जाएगा, Y है तो नीचे कहाँ तक जाएगा, G है तो नीचे कहाँ तक है, F है अगर बड़ा है तो F कहाँ तक जाएगा। तो वो मुझे ज्ञान, खासकर वो 4 लाइन की जो कॉपी होती थी उससे मैं सीख गया। और G निब होने की वजह से G निब जब हम पेन वो दवात में लगाते थे तो उसकी वजह से बहुत क्लैरिटी आती थी। और जब हम जैसे मान लीजिए ऐसा ऊपर से हमने बनाया T, तो नीचे तक आकर के वो खुद ही G निब मतलब एक कटी हुई होती थी निब वो, तो उसका आकार स्वयं ही ले लेती। आजकल तो मुझे नहीं पता कि ऐसा करते हैं या नहीं, पर उस समय हम लोगों को इस बात पर विशेष ध्यान दिया गया कि आप पढ़ें तो सही या लिखें तो सही, पर सही सही लिखें और किस तरह लिखें वो सारी जानकारी दी गई। एक मिनट पापा, थोड़ा इंटरवीन करना चाहूंगा कि जैसा आपने बताया कि यासीन साहब की जो एजुकेशन है उसको मैं मेंशन करना चाहूंगा कि इनफॉर्मल मैनर में भी उन्होंने 8-9 महीने के अंदर इतना अच्छा गाइड किया आपको कि आप 3rd क्लास में की 4th क्लास, मतलब वो अपने आप में सुन के मेरे को ऐसा लग रहा है कि वो एक अपने आप में बहुत ही विशेष है कि इतना अच्छा उन्होंने घर में जो प्राइमरी, क्योंकि हम कहते हैं कि हमेशा फाउंडेशन जो है एजुकेशन में वो कितनी इंपॉर्टेंट होती है, जो अपनी रूट्स है वो जो उन्होंने घर में दिया वो अपने आप में आज इसीलिए शायद आपको इतना उस चीज की जो मेमोरी है वो इतनी स्ट्रॉन्ग है। सही प्राइमरी लेवल पे उन्होंने इतना अच्छा रूट्स दिया कि डायरेक्टली आप इतना कॉन्फिडेंटली फिर स्कूल में जाके और 3rd और 4th क्लास वो तो मतलब बहुत बड़ी बात है। बिल्कुल सही कह रहे हैं, बहुत बड़ी बात है। अभी मैं कुछ दिन से ही एक लता मंगेशकर जी की एक वो पढ़ रहा हूँ, तो उसमें यही है कि लता मंगेशकर जी की उर्दू भी बहुत साफ है जी। उर्दू खासकर हिंदी तो ठीक है, हमारी मातृभाषा है, काफी समझते हैं, पर उर्दू में हम कोई भी जब बोलते हैं तो उसका एक जुबान हमारी थोड़ी अलग होनी चाहिए, साफ जुबान होनी चाहिए, और बहुत कम लोग इस तरह से बोल पाते हैं। वो लखनऊ में और खासकर यासीन साहब ने मुझको जैसे सिखाया और बताया। और जो सबसे बड़ी बात थी वो ये थी कि यासीन साहब जो पढ़ाते थे तो उसके बीच बीच में मुझे वो बहुत सी नई चीजें भी बताते थे, जैसे ब्रेक लेने के बजाय वो मुझे किस तरह से आपको कुछ करना है, कैसे अभिवादन करना है, कैसे सलाम वालेकुम बोलना है, कैसे नमस्ते करना है, वो सब भी बीच बीच में करते थे। तो वो मेरा ब्रेक हो जाता था। ऐसा नहीं था कि मुझे ब्रेक के लिए कहीं पानी पीना पड़े, उससे मेरा कहीं मोनोटोनस नहीं होता। और मुझे बहुत मन से पढ़ाते थे और इसलिए मुझे भी आश्चर्य हुआ कि मैं 4th क्लास में था तो मैं 7 साल का ही था। 51 में मैं 6 साल का था। 6 साल में मैं 4th क्लास में था। आज के हिसाब से देखें तो 6 साल का बच्चा 1st क्लास में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के हिसाब से और LKG और UKG और ये सब है आजकल तो। पर वो मैं बल्कि मैं बचपन में बहुत छोटा था, साइज भी मेरी हाइट बहुत कम थी उस समय, और मैं शायद अपनी क्लास में सबसे कम साइज का था। तो इस तरह से वहाँ मैंने सीखने की शुरुआत की। हाँ, सबसे बड़ी बात यह है कि घर से जो हमको संस्कार मिले, ठीक है, जो जैसे मैं अभी किचन की बात बता रहा था, या यासीन साहब को एक अलग गिलास में वो शरबत देने वाली बात, वो बात सही है, परंतु वैसे घर में हमारे कोई छुआछूत जैसी बात बहुत अलग नहीं थी। हालांकि नानी जी भोजन बनाने से पहले, स्नान करने के बाद भोजन करना, पूजा, वो बिल्कुल ही अलग रहती थी। उनको हम लोग नहीं छूते, और वो अलग से ही रेशमी वस्त्र पहनना, वो सब अलग उनके नियम होते थे। पर जैसे तुम्हें जान के आश्चर्य होगा कि हमारे घर के बिल्कुल पीछे एक कच्ची बस्ती थी, और कच्ची बस्ती में जो लोग रहते थे वो कोली जाति के थे। तो कोली जाति का अर्थ ये होता है कि वो लोग जानवर की खाल से ढोलक बनाने का काम करते थे। ढोलक तो वो लकड़ी की अलग से लेके आते थे,
पर उस पर जो चमड़ा चढ़ाने का काम है और उसको पकाने का काम है, वो काम खासकर उनकी औरतें करती थी और आदमी उसको बाजार में जाकर के बेचते थे। इस तरह से होता था। तो वो बिल्कुल हमारे पीछे एक बस्ती, कच्ची बस्ती। इंसिडेंटली वहाँ जो मेरे साथी, जो वहाँ हम लोग जब पहले दिन तो मामा जी मेरे साथ गए थे, पर वहीं पर पता लग गया कि प्रभु दयाल, मेरा एक प्रभु दयाल जो है वो भी 4वीं क्लास में मेरे साथ ही पढ़ने के लिए एडमिशन लिया है उसने। वो कोली जाति का ही था और वो बिल्कुल पड़ोस में ही था। तो उसने मामा जी को कहा कि अब आपको आने की जरूरत नहीं है, मैं ही इसको वापस लेके जाऊंगा और मैं ही ले आऊंगा आप, बल्कि मैं सुबह इसको आपके घर के आवाज दे दूंगा, आज तैयार होके तैयार रहे तो ये मेरे साथ आ जाएगा। तो इस तरह से कहीं कोई ऐसा नहीं था जैसे बहुत ज्यादा कहा जाता है हम लोगों के यहाँ। हाँ, जो छुआछूत है वो ठीक है, गंदगी से बचना, जो पवित्रता रखना भोजन के लिए, ईश्वर को जब हम चढ़ाते हैं तो वो पवित्रता होनी ही चाहिए। उसके लिए हम उसको हम छुआछूत से अलग, छुआछूत में भी अंतर है। तो ये एक बात है। इसी तरह से मेरी 4वीं क्लास में जो दूसरा मेरा दोस्त था, उसका नाम भी आज भी याद है मुझे, राजकुमार था उसका नाम। और राजकुमार जो था वो कसाई परिवार से था। तो हम लोग जब निकलते थे घर से तो कुछ कदम चल के, लगभग कोई ये समझे कोई 15-20 कदम चलने के बाद उसका घर आता था। तो वो कसाई परिवार से था। उनके यहाँ जिवय करने का मतलब पशुओं को जिवय करना, मतलब उनका वो मांस बेचने का यही कार्य था उनका। तो वो मेरा दूसरा मित्र था, वो भी 4वीं क्लास में। हम तीनों बहुत पक्के दोस्त हो गए थे और हम तीनों ही साथ साथ ही जाते थे। तो हम लोग वो कोई ले जाने का साधन करना या वो करना ऐसा कुछ नहीं था। लगभग मैं समझता हूँ 1 मील, उस समय मील बोलते थे, 1 मील के आसपास ही था स्कूल और हम तीनों चले जाते थे। ऐसा कुछ नहीं, हम लोग पैदल पैदल आराम से, कुछ तो समय हम लोग पक्के रास्ते से निकलते, फिर बाद में धीरे धीरे हमको मालूम पड़ गया कि पीछे होकर के एक कच्चा रास्ता भी था, बीच में एक नाला सा भी था, उसके बगल में एक दीवार थी, तो उसको हम क्रॉस कर लेते तो हम शॉर्टकट से भी निकल जाते थे। तो वो रास्ता कच्चा था, पर इस तरह से हम लोग आराम से 4वीं क्लास मैंने पास की। मेरे जितने भी स्कूल के टीचर थे वो सब मुझे बहुत प्यार करते थे, क्योंकि सबसे छोटा था मैं। और एक तरह से कहें कि नाना जी की वजह से वो जो 1 रुपए की 6 मैगजीन मेरे घर में आती थी। अच्छा, नाना जी, बाबूजी कहूँ, नाना जी तो नहीं कहना चाहिए, नाना जी जरूर थे पर हम लोग सब बाबूजी बोलते थे। तो बाबूजी को भी पढ़ने का शौक था, तो वो मैगजीन हमेशा 1 रुपए की मैगजीन या तो कभी कभी सप्ताह में 2 बार भी आ जाती थी, 2 बार या 3 बार। तो इस तरह से वो घर पे मुझे खुद पढ़ने का बहुत शौक लगने लगा, तो मैं उनको मैगजीन को पढ़ने लगा। कभी हिंदी की पढ़ता, और उस समय के कुछ नाम भी मुझे याद है कि हाँ, नाना जी, वो मामा जी जो है हमारे, वो फिल्म फेयर लाते थे उस समय। वो फिल्म फेयर भी 6 आने की आती। तो उस समय फिल्म फेयर के एडिटर का नाम भी मुझे अगर सही याद है तो शायद बाबूराव पटेल था। बाबूराव के उसमें भी मैंने पढ़ा था, समीक्षा में। हाँ, बाबूराव पटेल थे। और उसके बाद तो ये R.K. करंजिया बाद में बने थे। ये शायद 55 या ज़्यादा में बने हुए। R.K. करंजिया, B.K. करंजिया, इस तरह से 2 भाई थे। तो एक तो फिल्म फेयर के एडिटर थे और एक ब्लिट्स आती थी, उसके वो वीकली था, तो वो उस वीकली के। तो इस तरह से जो पढ़ने के लिए यासीन साहब ने या जो नाना जी ने मेरी नींव रखी, सच पूछा जाए तो वो मेरी पढ़ाई की बहुत सोची समझी नींव थी, और उससे बहुत जल्दी और बहुत कम समय में बहुत सीख सका, जो कि शायद पढ़ने में वैसे देखें तो आज के समय में तो 6 साल कम से कम लगते हैं, वो मुझे लगभग 9-10 महीने में मैंने घर पे सीख लिया। और फिर मुझे खास जो बात है कि बच्चों को पढ़ने की इच्छा
कई बार कुछ बच्चों को नहीं होती, पर मुझे वो मैगजीन देख करके, उनकी फोटो देख करके बार बार जैसे ही मैं घर आता, सबसे पहला अगर कोई नई मैगजीन आ गई है, मेरा चंदा मामा है या बालक है, तो मैं वो पढ़ने में मुझे अच्छा लगता। तो कैसे बेताल की कहानियां आती थी चंदा मामा में, तो वो बेताल की कहानियां सुना करता नानी से। मेरी मासी भी आ जाती थी कई बार, छुट्टियां जब उनकी होती तो मासी से, या मामी आ गई थी तो मामी से। और फिर तो अब जीतू ही आ गया था, तो जीतू के साथ मैं खेलता ही रहता था। तो अब मुझे, जो पहले मैं अकेला था, मेरे पास कहीं हम लोग कोई वहाँ मैदान वगैरह भी नहीं होता था, तो और घर से निकलना हम लोगों के लिए अलाउड भी नहीं था, और मैं अकेला ही था, तो सड़क पे जाना या ऐसा कहीं कुछ होता ही नहीं था। केवल मैं जो चबूतरा जो वहाँ बना हुआ था बाहर का, उस पर पट्टी पर बैठ सकता था, बस इसके अलावा बाहर जाने का नहीं था। हाँ, जब मैं स्कूल जाने लगा तब मैं आराम से समझने लगा, और स्कूल जा करके मुझे स्कूल में खेलने का साधन कबड्डी, और कबड्डी तो नहीं, खो खो जरूर शुरू में सिखाई उन्होंने, तो खो खो सिखाई और खो खो सीखता रहा। और इसके अलावा एक रस्सी कूद, तो रस्सी कूद को दो बच्चे इधर उधर के पकड़ लेते थे, मैं तो पकड़ने वालों में ही रहता था। बहुत से लड़के और लड़कियां, ज्वाइंट ही था, छोटे छोटे बच्चे होते थे, तो वो उसमें कूदते, मैं इधर रस्सी पकड़ करके उनको देखता रहता। और फिर धीरे धीरे मुझे भी शौक लगा, तो मैंने भी कूदने की कोशिश की, और ठीक है, सफल भी हुआ। तो इस तरह से चौथी क्लास मेरी पढ़ाई पूरी हुई। और सबसे बड़ी बात यह है कि चौथी क्लास में भी और राज्यों में, जैसे यहाँ मैं जब यहाँ आ गया था राजस्थान में, राजस्थान नहीं कहना चाहिए बल्कि वो बॉम्बे प्रेसिडेंसी थी उस समय, तो यहाँ छठी क्लास में अंग्रेजी पढ़ाते थे, परंतु मुझको चौथी क्लास में ही, बल्कि घर पे अगर देखें तो बहुत पहले ही अंग्रेजी पढ़ने का, और चौथी क्लास में ही अंग्रेजी पढ़ने से मुझे ग्रामर का एक बहुत अच्छा वो हुआ कि अगर हम वी बोलते हैं तो वी आर कमिंग, ग्रामेटिकली हम कैसे बोलेंगे, आई तो गो बोलेंगे, ही तो ही गोस बोलेंगे। ये बहुत सारी कठिनाइयाँ होती है बच्चों को, पर ये मुझको शुरू से ही, और बाबूजी भी मुझे बीच बीच में पढ़ाते रहते, पढ़ाने के बजाय यूँ कहें कि वो जब स्कूल से आ जाते, अपने ऑफिस से आ जाते और मैं स्कूल से आ जाता, तो वो मुझसे पूछते कि आज क्या पढ़ा तुमने, तो फिर मैं उनको बताता, फिर वो मुझे कहते कि कैसे कैसे तुम्हें, हाँ इसमें ये करो, तुमने ये तुम्हारे लिए मैं ये चंदा मामा लाया हूँ, ये इसमें ये कहानी आई है बेताल की कहानियों में, ये कहानी सुनाते मुझे, तो वो कहानी सुन के खासकर मुझे बेताल की कहानियाँ बहुत अच्छी लगती थी, क्योंकि उसके अंदर वो बेताल जो है उड़ जाता था बहुत सारी बात, तो बड़ा अच्छा लगता था सुन के। तो इस तरह से चौथी पास की मैंने, और चौथी पास करके फिर मैं पाँचवीं में आ गया। पाँचवीं में तो एक तरह से थोड़ी मेरी लंबाई भी बढ़ी, और पाँचवीं क्लास में आकर के तो मुझको अंग्रेजी का काफ़ी आने लग गया, और मैं घर पे भी मामा जी के यहाँ से भी फिल्म फेयर ले लेता मैं मामा जी के पास से, तो फिल्म फेयर भी और ये सब मैगजीन मुझको पढ़ने में काफ़ी आनंद आने लगा। ठीक है, मैं कुछ समझ पाता था, कुछ नहीं समझ पाता था, पर खासकर जो फोटोग्राफ होते थे, उन फोटो के नीचे जो कैप्शन लिखे होते थे उनको मैं जरूर पढ़ता था। तो उन कैप्शन के कुछ समझ में नहीं आता था, तो मैं मामा जी से पूछ लेता था ये क्या वो है, तो वो बता देते थे। तो इस तरह से मुझे पढ़ने का, मैगजीन पढ़ने का भी शौक शुरू हुआ, और मैं पाँचवीं क्लास में जब आया तो मैं समझता हूँ लगभग घर में जो भी मैगजीन आती थी पढ़ने लग गया था। तो इस तरह से पाँचवीं क्लास में मैगजीन्स पढ़ना वो मेरा शौक हो गया, और मुझे बहुत अच्छा लगता था कि मैं अब मैगजीन पढ़ सकता हूँ इस तरह से। हाँ, अब जो मैं बात कहने वाला था वो ये है कि मामा जी, क्योंकि मामा जी उस समय 24-25 साल के हो गए थे, और इंटर कॉलेज में लेक्चरर ही थे,
तो परिवार में सबको कि भाई अब इनकी शादी करें, क्योंकि और सब तो शादी हो चुकी थी, बड़े मामा जी की और जीतू जी भी थे। तो ये आया कि भाई शादी इनकी, तो बहुत सारी लड़कियों को देखा गया, तो पर वो कोई उनका मैच नहीं बैठ पा रहा था। तब एक दिन एक बार अचानक ही हाथरस से एक मैडम थी, वो आई अचानक। वो मुझे बहुत अच्छी तरह वो दृश्य भी याद है कि दोपहर का समय था और हम लोग चिप डाल करके, क्योंकि बरामदे वगैरह कच्चे होते थे तो छिड़काव कर लेते थे, और चिप डाल करके और छिड़काव वगैरह करके हम लोग वहाँ बैठे हुए थे और बातें कर रहे थे। तो उतने में एक वो मैडम आई, वो बहुत सादे वस्त्रों में थी और जैसे लगता भी था कि वो बिंदी वगैरह नहीं लगाए थे, तो विधवा ही हो। और आकर के उन्होंने अपना परिचय दिया कि वो हाथरस से आई थी और इस तरह से आपका वहाँ उन्होंने कोई रेफरेंस अपना दिया, जिससे वो किसी परिचय हमारे कोई परिचित थे, रिलेटिव थे, उनकी माध्यम से वो आई थी। तो उन्होंने अपनी बेटी के लिए, यानी हमारी जो होने वाली मामी जी हैं, उनके बारे में बताया। वो भी बीए-बीटी थी मामी जी, और उन्होंने पढ़ाना तो शुरू नहीं किया था और उनके पिताजी की मृत्यु पहले हो चुकी थी कुछ समय पहले। तो वो अकेली थी, तो वो उनके घर में चक्की का बिजनेस था, तो आटा चक्की चलती थी और उसमें वो जो महिला थी वो तो उसको संभालती थी और परिवार का पूरा, उनकी जो तीनों बेटियां थी उनका करती थी। उन्होंने वो फोटो भी लेकर के आई थी मामी जी की, उन्होंने फोटो दिखाई, तो फिर बाबूजी ने मुझको भी फोटो दिखाई, बोल देख ये मुन्ना, ये तेरी मामी बन जाए, ठीक है। तो मैंने मामी जी वास्तव में बहुत मैं क्योंकि फिल्म फेयर देखता था तो फिल्म एक्ट्रेस ऐसी ही लगती थी और नाक नक्श उनके बहुत सुंदर थे। तो मुझे लगा कि हाँ बिल्कुल अच्छी बात है, मुझे तो इससे अच्छी बात क्या होगी। और घर में सभी को जो प्रपोजल था वो सभी को अच्छा लगा, और उसके बाद सब तय हो गया कि कैसे बारात जाएगी, हाथरस जाएंगे। और ये परिवार की एक तरह से मैं समझता हूँ, मैंने तो पहले कभी कोई शादी देखी ही नहीं थी कभी कोई, क्योंकि ऐसा कभी परिवार के साथ शादी में जाने जैसा होता भी नहीं था। तो पहली बार मैं हम लोग हाथरस ट्रेन से गए और ट्रेन से जा करके हम लोग जो वहाँ बारात लेके गए। पहले दिन हम लोगों को जनवासी में उन लोगों को रखा, शरबत का कलसा वगैरह आया, और इस तरह से वो पहले 5 या 6 दिन की शादी होती थी। तो पहले दिन तो कुछ भी नहीं होता है, केवल कलसा आता है शरबत का, और एक बाहर धर्मशाला थी, उसमें बिस्तर वगैरह गद्दे वगैरह लगे हुए थे, फर्श वगैरह, और हम लोग वहाँ बैठे, वहाँ रखा गया हम लोगों को। पंखा वगैरह ऐसा नहीं था, हाथ के पंखे होते थे, और रस्सी से खींचने वाला एक वो भी पंखा लगा हुआ था, 2 पंखे। तो वो एक जो आदमी थे वो खींच रहे थे और हम सब लोग आराम से ऐसे बैठ गए। फिर हम लोगों को शरबत पिलाया, और शरबत पिला करके उस दिन हमारा यही, क्योंकि हम लोग ट्रेन से आए थे, थके हुए थे, और हम लोग ने रेस्ट। अगले दिन हम लोग वहाँ पहुँचे तो फिर कोई रस्म हुई, और तीसरे दिन जाकर के फेरे हुए, और फेरे लगभग वही रात को हुए थे। और फेरों के बाद फिर अगला दिन हम लोगों को कच्चा भोजन उन्होंने खिलाया, और कच्चा भोजन होने के बाद एक और दिन हम लोग करके शायद 5वें दिन हम लोग वहाँ से चले। पर जो सबसे बड़ी बात है, वहाँ हमारे सारे रिश्तेदार मतलब नाना जी, बाबूजी के भाई, मैंने जैसा बताया कि श्याम मोहन जी दीक्षित, मेरे नाना जी जो जिनके पास मैं बाद में पढ़ा भी हूँ, वो आए। उनके 3 बच्चे, लालजी मामा जी, लल्लन जी, मेरे बिल्कुल बराबर थे। 11-12 दिन का अंतर है हम दोनों में, मैं 11 दिन शायद बड़ा था। और इसके बाद लल्ला जी जो जीतू जी के बराबर थे, यानी बहुत छोटे थे। तो इस तरह से तीनों ही आए। ये तो मामा जी
उनका परिवार हो गया। इसी तरह बाबूजी की बहन कृष्ण मासी जो कि वहीं रहती थी, लखनऊ में उनकी शादी हुई थी, तो उनके भी एक बेटा था दीपू, हम लोग दीपक था उसका नाम, पर दीपू बोलते थे, वो भी आए। और हमारी नानी की तरफ से उनके भाई केशव नाना जी थे। केशव नाना जी मुरादाबाद में रहते थे और उनकी बहन थी वो आगरा में रहती थी, जमुना नानी। तो ये सब लोग आए और आकर उनके बच्चे भी सब थे केशव नाना जी के। तो वो मेरे खासकर मेरी हम उम्र ही थे, रज्जी और मुनिया। तो ये वैसे तो मेरे देखे तो मासी और मामा होते थे, पर वो मेरे बराबर ही थी, इसलिए मैं उनके साथ खेलता रहता था। तो ये सब लोग, पूरा परिवार हमारा, और भी बहुत सारे रिश्तेदार आए, पर ये और मेरी माँ और मेरे छोटा भाई और बहन रानी और नरेश जो अभी तो अहमदाबाद था, तो ये सब लोग जो हम सब एक तरह से पूरा संगम हुआ, सब लोग जमघट जैसा सब एक परिवार जुड़ा। ये ऐसा अवसर था जो मैंने पहले नहीं कहीं देखा था कि एक साथ सब लोग इकट्ठा होना। तो हम सब लोग इकट्ठे हुए और फिर वो शादी में भाग लिया। बहुत सारी, जब हम लोग शादी हो गई तो बहुत सारी टोकरियां उन्होंने मिठाई की, लड्डू, और बहुत एक मट्ठे होते थे, मट्ठे बड़े बड़े होते थे लगभग, हाँ मैदा के, मेरे विचार से वो कोई 21 या 31 या ऐसे कुछ मट्ठे उन्होंने बहुत सारे दिए। और लकड़ी की टोकरियों में सबसे बड़ी बात वो सब दिया, और उसको पैक भी कागज से किया गया। कोई जैसे प्लास्टिक आजकल यूज करते हैं, ऐसा कोई प्लास्टिक का कोई यूज नहीं होता था पहले, तो लकड़ी का कंडी होती थी और उसी में उन्होंने वो सब चीजें दी और उसको लेकर के हम लोग ट्रेन से बैठ करके लखनऊ आ गए। तो इस तरह से मामा जी की शादी हुई। हाँ, ये बात तो कहना ही मैं भूल गया कि मामा जी की जब शादी हुई तो घोड़ी पर पहली बार मुझे बैठने का, जो क्योंकि और सब चीज आदमी भूल जाता है, पर पहली बार जो घटना होती है, जैसे संगम में मेरा स्नान पहली बार, मेरी फिल्म झांसी की रानी पहली बार, मेरा स्कूल का पहली बार, मैं जो शिक्षा ली यासीन साहब से वो पहली बार, मेरे दोनों मित्र प्रभु दयाल और राजकुमार वो पहली बार, और ये शादी में घोड़ी पर मामा जी के पीछे मैं बैठा, ये मुझे पहली बार का अवसर है, क्योंकि ऐसा मैं कभी किसी ऐसे बैठा भी नहीं था। तो वो पहली बार बहुत सारे लोगों ने ये समझा कि शायद कहीं रिवाज होता होगा या नहीं होता होगा। कई लोगों ने क्या समझा कि ये इनका ही बेटा है और ये इसकी दूसरी शादी हो रही है। तब उनको स्पष्ट किया गया नहीं, ये बेटा नहीं है, भांजा है, इस तरह से। और वहाँ शादी हुई तो वो सारी घटना तो खैर बहुत अच्छा तो लगा। सब मासी और सब लोग, हम सब ही थे, तो सब ने मिल करके शादी में हो करके फिर मामी जी को लेकर के हम सब लखनऊ आ गए। तो इस तरह से बहुत अच्छा, क्योंकि पुरानी शादियां इतने सारे लोगों का मिलना और बहुत समय मिलना, बहुत 4-5 दिन तक बड़ा, खासकर जैसे केशव नाना के जो बच्चे थे, मेरे भाई बहन, हाँ ये हाँ, और ये सब, तो वो एक खासकर जो बच्चों का ग्रुप होता था वो अलग, हम सब लोग बैठ जाते थे, मिलते थे। और 4-5 दिन, आजकल तो शादियां एक दिन की होती हैं, पर उस समय 5 दिन की शादी होती थी, तो आराम से जाते थे, आराम से रहते थे। और कहीं कोई बहुत ज्यादा, खासकर हमारे परिवार में एक बात जरूर बन गई थी कि भाई महिलाएं भी जाएंगी, तो ये शुरू से ही बन गया। बाकी अधिकतर परिवारों में लेडीज नहीं जाती, खासकर उस समय, पर हमारे परिवार में तय हो गया था, क्योंकि जैसे मासी को तो जाना ही है, अब मासी जाएंगी हमारी माँ, तो इस तरह से धीरे धीरे होते हुए नहीं भाई सभी जाएंगे और परिवार की तरह से रहेंगे, कहीं कोई वो नहीं रहेगा। बल्कि पहले ही मानते थे कि अगर
लेडीज आएंगी तो आपस में कहीं कोई जी झगड़े या ऐसा तनाव। कुछ नहीं हो या विवाद जैसी स्थिति ना बने, पर ऐसा कुछ कभी नहीं। हुआ नहीं। और सब चीज़ें वो भी अपना परिवार ही है। हाँ आज जब हम उनसे संबंध जोड़ रहे हैं बिल्कुल तो उसी तरह से आपस में मिल करके अगर कोई चीज़ कमी भी हो गई तो उसको पूर्ति हो गई और बिल्कुल सब महिलाओं ने संभाल लिया। जैसे आपको उसका भी करनी है जी तो घर की जो महिलाएं थी उन्होंने ही परोस किया। हाँ। ये सब ऐसा नहीं करना पड़ा जी। कि कोई कैटरर्स को बुलाना पड़े या उनके घर की महिलाएं घर परिवार से शामिल, ऐसा कुछ नहीं, बिल्कुल सीधा साधा। और पहले शादियों में तो इस तरह से वो जो शादी थी वो पहला ही अनुभव था मेरा जी। मामा जी की शादी में, तो बहुत बढ़िया रहा और वो अनुभव भूल नहीं पा।